वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, वीडियो का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज जो है 8वां सेट है जीएस का। अभी तक आप लोगों ने 7 कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं कंप्लीट किया है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आपको बता दें, यहाँ पे डिटेल में आपको मैप और विथ फ्लो चार्ट या फिर जितनी भी एक्सेस नॉलेज की ज़रूरत है प्रश्न से रिलेटेड, उतनी फैक्ट के साथ आपको यहाँ पे टेस्ट आपका कंप्लीट कराया जा रहा है। फिर उसके बाद टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी दिया जा रहा है कि जिससे आसानी से आप उसको एक बार रिवाइज करके तब परीक्षा हाल में पहुँचे। देखिए, चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है कि वीडियो में 100% सफलता लाई जाए। जीएस का डेली टेस्ट आ रहा है, 2 टेस्ट डेली अपलोड हो रहे हैं। हिंदी के भी 2 टेस्ट इस समय डेली आ रहे हैं। मैप और ग्राफ के साथ एक्सप्लेनेशन हो रहा है और फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और हाँ, आप लोगों के लिए एक छोटी सी सूचना थी, समझदार को इशारा काफ़ी है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो बताइए। देखिए, धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? जब उनका प्रथम उपदेश आया था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ में दिया था, उत्तर प्रदेश में। इसीलिए उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और हमेशा आप देखेंगे यह टेस्ट सीरीज से लेके प्रीवियस ईयर में भर भर के आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मान लीजिए कोई संस्कृति है, उसका अगर वैज्ञानिक विवरण अध्ययन किया जाए तो उसे कौन से शब्द से निरूपित करेंगे? यही प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, उसे इथनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथनोलॉजी। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द देखिए, एथिक्स दिया है। एथिक्स मतलब क्या हुआ? मानव के नैतिक आचरण। क्या होता है? मानव का जो है नैतिक आचरण जो है उसका अध्ययन अगर किया जाता है तो वह इथिक्स के अंतर्गत आता है। अच्छा, इथनोग्राफी किससे संबंधित है बताइए? तो इसके अंतर्गत जो है ना, मानव जाति के क्षेत्रीय विभाजन, मानव जाति का क्षेत्रीय विभाजन जो होता है उसके ऊपर अध्ययन किया जाता है। चलिए, वैसे इतना डीप में प्रश्न आने की चांसेस नहीं है, फिर भी आप लोग देखे जरूर रहिए। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है। मदद ए मांस किस लिए निरूपित होता है बताइए? मुगल प्रशासन की बात हो रही है। देखिए, मुगल प्रशासन में मदद ए मांस विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि थी। विद्वान, या जिसे आप दूसरे शब्दों में पंडित कहते हैं, तो उस समय जो विद्वान रहते थे उनको जो है राजस्व मुक्त जो भूमि दी जाती थी उसे ही मदद ए मांस कहा जाता था। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह क्या होगा? उस मतलब अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यही पूछने का प्रयास कर रहा है प्रश्न। तो देखिए, अगर किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर घटेगी, आप अपने ऊपर इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आपकी सैलरी है 20,000 और बाय द वे आपका कटौती होती है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये मान लीजिए आपको टैक्स देना होता है। अगर यही ब्याज की दर या टैक्स जो है, टैक्स को ही आप ब्याज दर समझिए, तो यह जो है अगर इसमें कमी कर दी जाए, यह 5,000 की जगह क्या हो जाए? 3,000 हो जाए, तो आपके पास पैसे अधिक बचेंगे। आपके पास जब पैसे अधिक बचेंगे तो आप उसे क्या करेंगे? जब आपके पास पैसे अधिक बचेंगे तो आप उसे निवेश करेंगे। निवेश आपका बढ़ेगा। जब आपका निवेश बढ़ेगा तो देश का निवेश बढ़ेगा, तो देश की अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। यही प्रश्न का उत्तर है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अर्थव्यवस्था का कोई भी टर्म आता है, आप अपने ऊपर लागू करके देखेंगे तो आप मैक्सिमम टाइम प्रश्न का उत्तर सही निकाल ले जाएंगे। नेक्स्ट है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? पूर्ण स्वराज। देखिए, यहाँ पे आपको कई महत्वपूर्ण फैक्ट देखने को मिलेंगे। तो बताइए, कब पारित हुआ था? पहला फैक्ट आप लोग याद रखिए, 1929 में। कहाँ पे पारित हुआ था? लाहौर में कांग्रेस का वह अधिवेशन हुआ था 1929 का। अच्छा, अध्यक्षता कौन किया था? नेहरू के द्वारा किया गया था। यह सभी तीनों फैक्ट आप महत्वपूर्ण है, याद कर जाइए। नेक्स्ट है, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। कहाँ की थी बताइए? एकदम मुझे तो लगता है सबसे सरल प्रश्न आज का अभी तक का। तो बिहार में थी। कहाँ पे थी? बिहार में। सबसे मैक्सिमम कहाँ थी? केरल की मैक्सिमम साक्षरता दर और बिहार की मिनिमम। नेक्स्ट, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं
कि आंदोलन की पद्धति थी, नरम दल की बात की जा रही है, गरम दल की बात नहीं की जा रही है, तो बताइए उस नेताओं की पद्धति क्या थी, किस पद्धति पे वो आंदोलन चलाते थे। तो देखिए जो इनकी पद्धति थी वह थी राजवाम बंध आंदोलन पद्धति। अब इस पद्धति में होता क्या था, तो देखिए इस पद्धति में प्रशासन में ये चाहते थे कि प्रशासन में जो है भारतीयों को सहयोग मिले, अर्थात ये प्रशासन में सहयोग चाहते थे, और उसके बाद जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़े। जनता में ये चाहते थे कि जनता भी राजनीति के बारे में जाने, यही इनकी पद्धति थी। तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। बताइए, देखिए यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, एकदम हूबहू वैसे उठा के दे दिया गया है। इसमें सबसे छोटा जिला जो है उसे नहीं दिया गया। इस समय सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है हापुड़। हापुड़ एकदम छोटा है। और अगर सबसे बड़ा की बात की जाए तो वो होगा लखीमपुर खीरी। लेकिन यहाँ चारों ऑप्शन में से बताना है तो सबसे छोटा इसमें वाराणसी है, वाराणसी। चलिए नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्स की हत्या का प्रयास कब किया गया था। बताइए कब किया गया था। तो यह घटना हुई थी 1908 में। डेट कौन सी थी, 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को 1908 में यह प्रयास किया गया था। दो लोगों के द्वारा, कौन कौन थे, प्रफुल्ल चाकी, आप पढ़े होंगे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। अच्छा, प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं डर की वजह से, कि ये आत्महत्या इसलिए कर लेते हैं कि कहीं पुलिस के हत्थे ये चढ़ गए तो इनका क्या होगा, और वहीं खुदीराम बोस को पकड़ के फांसी दे दी जाती है। यह भी फैक्ट पूछा गया है, तो आप इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है। मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, बताइए। तो ज़्यादा करके कहाँ, तो यह झारखंड में, बाकी छिटपुट तो आप कई राज्यों में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, समुद्री जल की लवणता घटती है। अच्छा, एक फैक्ट बताइए, समुद्री जल की लवणता जो है वह अगर औसत देखी जाए तो कितनी लवणता होती है पर ग्राम, अगर बात की जाए किलोग्राम या लीटर में पानी के, तो बताइए 34.5 ये जो है ग्राम होता है, मिलीग्राम नहीं, आप लोग याद रखिएगा। 34.5 ग्राम पर केजी। आपको पता होगा किलोग्राम में आप जल को जब भी आप मैक्सिमम टाइम वजन करेंगे, जल 1 लीटर 1 किलो वजन लगभग बराबर होता है। तो आप इसे केजी में रखें या लीटर में रखें, लगभग उतना ही होगा। तो 34.5 ग्राम ये औसत होता है, औसत। कहीं पे आपको इससे अधिक मिलेगा, कहीं इससे कम मिलेगा। ये समुद्री जल की बात हो रही है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है लवणता घटती है, कब लवणता घटती है, बताइए। देखिए सीधी सी बात है, लवणता उसी समय घटेगी जब वर्षा होगी। तो अधिक वर्षा होने की वजह से लवणता घटेगी। तो सही जवाब क्या बना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था। यह बिहार पीसीएस का प्रश्न था, इसे उठा के दे दिया गया है, बताइए। तो यह बांकीपुर पटना, बांकीपुर जो है पटना जेल में इनको कैद रखा गया था। 1942 में आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस समय जितने बड़े नेता थे सब लोगों को उठा के किसी न किसी जेल में डाल दिया गया था। इसमें एक नाम आपको मिलता है जयप्रकाश नारायण का। वो कहाँ थे, वो हजारीबाग जेल में थे। कौन थे, जयप्रकाश नारायण। और आपको बता दें यह जेल तोड़ के भाग भी गए थे, और ये भागने के बाद ये भूमिगत आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे। ये पीछे वाले टेस्ट में या कहीं देखने को एक बार मिला भी था, मैं एक्सप्लेन भी किया था। चलिए नेक्स्ट है, ओजोन परत, ओजोन लेयर बताता है, बताता नहीं है, ओजोन लेयर कहाँ बनता है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए था। तो चलिए बताइए ओजोन लेयर कहाँ होता है। पहली चीज़ तो यह समताप मंडल में होता है, समताप मंडल। अच्छा, समताप मंडल आप अंग्रेजी जरूर याद रखिए, ऐसे टर्म की इंग्लिश ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऐसा इसलिए होता है, मैं आपको बता दूं, एक बार मैं ऐसे प्रश्न देख रहा था, देवनागरी लिपि में दे दिया गया स्ट्रेटोस्फीयर। अब बताइए स्ट्रेटोस्फीयर तो पढ़ के नहीं आए। अब कन्फ्यूजन ये हो गया कि स्ट्रेटोस्फीयर है कौन सा। हिंदी का सभी याद था, वो हिंदी वाले सेक्शन में देवनागरी लिपि लिख देते हैं। तो आप अंग्रेजी वाले टर्म पे ज़्यादा प्रेफर किया करिए, आप आसानी से याद कर लेंगे। तो देखिए ट्रोपोस्फीयर जो है 0 से लगभग 12 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फीयर 12 से 50 किलोमीटर, और मीजोस्फीयर जो है 50 से 80 किलोमीटर, और थर्मोस्फीयर 80 से 70 किलोमीटर, एक्जोस्फीयर 700 से लगभग 1,90,000 किलोमीटर के ऊपर का क्षेत्र होता है, जो एकदम बाहरी क्षेत्र होता है।
बाकी आप जानते ही होंगे ट्रोपोस्फेयर या जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं हम लोग, वहाँ मौसम की घटनाएं होती हैं, बादल, वर्षा और प्लेन जहाज वगैरह सब यहीं पे उड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ देखिए लगभग आप देख रहे होंगे कितना है, 20 से 30 किलोमीटर का रेंज इसमें दिखाई दे रहा है, तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसे एक बार जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे जो है PDF आज शाम तक प्रयास होगा कि मैक्सिमम PDF आपको अपलोड कर दी जाए, तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर के जो पीछे के टेस्ट हुए हैं उसको भी डाउनलोड करके आप वहाँ से जो है देख लीजिएगा। कई लोगों का ये प्रश्न आ रहा था कि टेलीग्राम का चैनल लिंक जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आप परीक्षा रेस सर्च करके वो आप ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम की खुद की समस्या है, मैं कांटेक्ट करने का प्रयास किया था, वहाँ से मुझे यही सूचना मिली कि उसका इशू को सॉल्व किया जाएगा। देखिए अभी कब तक करते हैं तो उसके बारे में हम बता नहीं सकते, लेकिन आप खुद सर्च करेंगे परीक्षा रेस तो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो बताइए इसमें प्रश्न का उत्तर जो होगा क्या होगा, 15 से लगभग 20 किलोमीटर, यह सही होगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध, पीछे भी हम लोगों ने देखा है। बताइए रिवीजन के तौर पे आप लोग फटाफट बताइए कौन सा युद्ध सबसे पहले हुआ था। सबसे पहले देवरा का युद्ध हुआ था, सन बताइए 1532, सब 1500 में ही हुए हैं। उसके बाद चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। उसके बाद नेक्स्ट जो है कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 में। उसके बाद फिर सरहिंद का युद्ध, यह कब होता है, 1555 में। 1555 में। रिवीजन फटाफट करिए आप लोग। सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं द्वारा 4 युद्ध लड़े गए और महत्वपूर्ण है 4 के चारों। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है। अनुसूचित, पहला टर्म है अनुसूचित जाति, दूसरा है जनसंख्या। जनसंख्या प्रतिशत नहीं बात की जा रही है, दोनों में अंतर आप जरूर से जरूर याद रखिए। जनसंख्या की जब भी बात आएगी अनुसूचित जात में उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पे आ जाएगा, जबकि अगर प्रतिशत की बात आती तो कौन आता, पंजाब आ जाता। दोनों फैक्ट याद रखिए, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जो है किन 2 राज्यों में निवास करती है। नगरीय जनसंख्या टर्म पकड़िए, 1/4 से अधिक हो जाती है, 2 राज्य हैं तो वो 2 बड़े राज्य ही होंगे जहां 1/4 से अधिक हो जाती है। तो वो बड़े राज्य कौन कौन से हैं, एक महाराष्ट्र है और एक उत्तर प्रदेश है। तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। ये राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने के लिए सबसे पहले कौन भारतीय थे जिन्होंने ऐसा प्रयास किया था, तो वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो सही जवाब क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। सबसे अधिक नगरीकृत है, जहां की पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा नगरों में ही वास करती है, तो ऐसा कौन सा देश है बताइए। तो वैसे देखिए आपको बता दें, देश तो कई हैं, लेकिन 2 देश जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए आप उन्हें याद रखिए, एक सिंगापुर पूछा गया है और एक हांगकांग। ये 2 जरूर से जरूर आप याद रखिए। ये दोनों में 100% पॉपुलेशन जो है वो नगरों में वास करती है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट था, आप इसे जरूर से जरूर याद रखिए। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। बताइए भील जनजाति जो है यह कहाँ पाई जाती है। तो आपको बता दें, यह महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में पाई जाती है। सभी राज्य देखिए आप, इसमें से सिर्फ महाराष्ट्र को दिया गया है ऑप्शन में। सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद करके बताइए। यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं। उच्च न्यायालय पहली बात हुई, कौन हुआ, हाई कोर्ट की बात हो रही है, और उसके न्यायाधीश का त्यागपत्र की बात हो रही है। तो लगे हाथ आप नियुक्ति या शपथ बता दीजिए। शपथ वो किससे प्राप्त करते हैं, किसके सामने शपथ लेते हैं बताइए। देखिए यहाँ त्यागपत्र का प्रश्न पूछा गया है, त्यागपत्र में होंगे राष्ट्रपति, जबकि शपथ की बात आएगी तो होंगे राज्यपाल। कौन होगा, राज्य के राज्यपाल के सामने शपथ लेते हैं। दोनों फैक्ट आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। पहला फैक्ट ये है कि भाषाएं कहाँ समाहित किए हैं, तो जो अनुसूची है, अनुसूची में समाहित की गई है। कौन सी अनुसूची, अनुसूची कौन सी है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं को रखा गया है। अच्छा, टोटल भाषाएं कितनी हैं, तो टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं। अच्छा, एक फैक्ट और आप लोग याद रखिए, इस 22 में जो है इंग्लिश नहीं है।
इंग्लिश नहीं है। कई बार प्रश्न आपको बजाने के लिए दे दिया जाता है। संविधान में लिखी सभी भाषाओं का जिक्र जो जो हुआ है उसमें 22 भाषाएं हैं, 22 में से अंग्रेजी नहीं है। हिंदी उसमें है, अंग्रेजी नहीं है। तो टोटल कितनी हुई? सही जवाब बना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान में कहाँ क्या क्या है बताइए। तो टोटल देखिए 395 अनुच्छेद हैं। अगर नंबर में देखा जाए तो अनुच्छेद ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन अभी क्रम में वही है, उसी में ए बी सी लगा के जोड़ के ऐड करके बनाया गया है। टोटल भाग जो है वो 22 हो चुके हैं। अनुसूचियाँ टोटल 12 हो चुकी हैं। पहले शुरुआत में अनुसूचियाँ 8 हुआ करती थी, लेकिन उसे अमेंडमेंट के द्वारा धीरे धीरे करके बढ़ा के 12 पहुँचा दिया गया। तो सही जवाब इसका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आपको बता दें यहाँ पे जो 22 भाग हैं, 22 में से लगभग आपको 15 एकदम रटे रटाए होने चाहिए। 12 अनुसूची है तो 12 के 12 आपको याद होने चाहिए। अनुच्छेद आपके कुछ महत्वपूर्ण हैं वो वहाँ से याद होने चाहिए। देखिए, अगर आपको कोई पुस्तक सजेस्ट नहीं हो रही है, समय भी आपके पास कम है, रिवीजन के लिए आप, मैं बोलूँगा लूसेंट या सामान्य ज्ञान की कोई छोटी पुस्तक हो जो आपके पास अवेलेबल हो, उसमें आप सारांश को देखते जाइए फटाफट। बहुत समय नहीं लगेगा। मुझे तो लगता है कि अगर एक बार आप रिवाइज करेंगे एक सब्जेक्ट को तो 3 से 4 घंटे में वो बड़े आसानी से आप उसे निगाहों से गुजार सकते हैं। तो आप उसका प्रयोग जरूर करें। जिस सेक्शन में भूले वहाँ इस समय जाके ज़्यादा ध्यान दें, जिससे आसानी से आप ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। नेक्स्ट है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। ऐसा क्यों किया गया बताइए बताइए। देखिए, कांग्रेस ने इस तिथि को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसीलिए जो है 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय लिया गया। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की इसमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो देखिए, पर्वत श्रृंखला के ऊपर हम लोग एक मैप लेके आए हैं, आप इसे देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। रॉकी माउंटेन्स, यह देख रहे हैं कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। और यहीं दक्षिणी अमेरिका में आप देखेंगे एंडीज माउंटेन्स है जो सबसे लंबी है। और उसके बाद एपालेचियन माउंटेन जो है वो उत्तरी अमेरिका के आप पूर्वी साइड पे देखेंगे। और आपको बता दें, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोकेशन जरूर याद रखिए। आपने कई बार देखा होगा, नाम पढ़ा होगा एटलस आप ये देखिए यहाँ पे है। यूरोप में देखिए आल्प्स है, आल्प्स यूरोप में है। कहाँ पे है? यूरोप में। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप यूराल माउंटेन, यह देख रहे हैं, ये रूस और यूरोप का एकदम मतलब यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे अवस्थित है। इसी से एशिया और बॉर्डर का देखिए मैप भी निर्धारित हो रहा है इसी माउंटेन से। तो आप इसे याद रखिए, यूराल। हिमालय आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया का, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसे भी आप लोग जरूर से जरूर याद रखिए। एक देखिए यहाँ पे छूट गया, अफ्रीका में जो एकदम साउथ अफ्रीका के पास एकदम नीचे है, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी देखिए माउंटेन्स एक बार आप इसे जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। इस मैप को मैं लार्ज स्केल पे करके PDF के साथ लगा दूंगा, आप वहाँ से जरूर देख लीजिएगा, फिर से रिवीजन आपका ताकि हो पाए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, बताइए कौन सी थी? आल्प्स। कौन सी थी? आल्प्स। अच्छा, रिवाइज करके बताइए, इंडीज कहाँ पे थी? साउथ अमेरिका, यस से लिख दीजिए। उसके बाद हिमालय आपको पता ही है। रॉकी कहाँ पे थी? यह जो है USA में थी। USA मतलब या तो जिसे नॉर्थ अमेरिका आप कह सकते हैं, वहाँ पे अवस्थित थी। चलिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? महत्वपूर्ण फैक्ट है, बताइए, कई बार आ चुका है। तो यह नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। चट्टान पे जो पादप उगेंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? तो उन्हें जो है शैलोदभिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैलोदभिद। यहाँ पे देखिए एक और फैक्ट दिया गया है, अधिपादपीय बताइए, अधिपादपीय कौन से पौधों को कहा जाता है? तो देखिए, ये ऐसे पौधे होते हैं ना जो आश्रय तो किसी दूसरे पौधे पे लेते हैं, लेकिन उन पर परजीवी नहीं होते। ये परजीवी मतलब ये हुआ कि खाना पीना उन्हीं से छीनेंगे, लेकिन ये नहीं छीनते। ऐसा कहाँ होता है? आपने कई बार देखा होगा कि कोई, मान लीजिए ये पेड़ रहा, पेड़ का डालियाँ निकली हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत धूल मिट्टी आ गई और यहीं पे पौधे उग गए। उगने के बाद ये यहीं सहारा लेके यहीं अपना भोजन बनाएंगे। ये सहारा सिर्फ पौधों का लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पौधों का भोजन खाने लगेंगे, तो ऐसा नहीं करते हैं। तो ऐसे पौधों को अधिपादपीय कहा जाता है। मरुद्भिद मरुस्थल में उगने वाले, और लवणोद्भिद आपको पता है, पीछे वाले टेस्ट में हम लोगों ने देखा, जहाँ नमक की मात्रा अधिक हो जिस लैंड में या जिस दलदल में, वहाँ पे उगने वाले पौधों को कहा जाता है। नेक्स्ट है जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? बताइए। तो देखिए, उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइग्रोमीटर। जो इतना सब कुछ लिखा गया, इसके एवज में सिर्फ एक लाइन अगर लिखा जाता, आर्द्रता मापने का,
क्या आर्द्रता मापने का जो यंत्र होता है उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। बाकी सारी चीज़ें घुमा के बनाई गई। अच्छा, यहाँ देखिए थर्मोस्टेट दिया गया है। क्या दिया गया है? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है? तो यह एक ऐसा निकाय होता है जो ताप को नियत बनाए रखने का प्रयास करता है। ताप को नियत बनाने का प्रयास जो करता है उसे थर्मोस्टेट कहते हैं। आपने केमिस्ट्री के लेक्चर में या फिर केमिस्ट्री का आप जहाँ से जिस सोर्स से पढ़े होंगे वहाँ जरूर आपको मिला होगा। एक और फैक्ट यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण है, वो है पायरोमीटर। पायरोमीटर उच्च ताप, इससे क्या नापा जाता है? उच्च ताप। अब अच्छा, कितना उच्च ताप? सूर्य का ताप। आप इतना उच्च ताप समझ सकते हैं, इससे मापा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? देखिए जो विरंजक होता है, पहली चीज़ तो इसका प्रयोग जो है जल को साफ करने में, कपड़ों के रंग जो है उसको उड़ाने में बहुत सी जगह प्रयोग होता है। आपको बता दें यह हल्के पीले रंग का होता है, यह ऑक्सीकारक होता है और यह तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके क्लोरीन निष्कासित भी करता है। जो इसमें असत्य कथन है वो है यह जल में अधिक विलेय है। यह जल में विलेय नहीं है। जल में पहुँच के ये जल को शुद्ध जरूर करता है, बल्कि जल में ये विलेय नहीं है। नेक्स्ट है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? बताइए, रेडियम जो है किससे प्राप्त किया गया था? देखिए रेडियम जो है वो पिच ब्लेंड से प्राप्त किया गया था। अच्छा, इसकी खोजकर्ता कौन थी? मैडम क्यूरी। आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। कौन? मैडम क्यूरी। कब हुआ था? 1898 में। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक शब्द दिया गया हेमेटाइट। यह क्या है? लोहा। लोहा का एक प्रकार है, कई बार आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। बत्ती का कोई स्टोव है, उसमें जो है केरोसिन ऊपर चढ़ता है, वो किसके वजह से होता है? तो यह पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में आवश्यकता होती है? तो किस विटामिन की वजह से जो है खून थक्का बनता है? मान लीजिए आपको चोट लगी तो खून का थक्का बनना बहुत आवश्यक होता है, और यह किस विटामिन की वजह से होता है? तो यह विटामिन के की वजह से होता है। तो सही जवाब क्या बना? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? पहले भी हम लोगों ने देख लिया है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? एक प्रजाति है जिसमें बीज ही नहीं है, वह सिंधु प्रजाति है। कौन सी है? सिंधु प्रजाति है। आप लोग बस जस्ट फैक्ट के रूप में इसे याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी वेस्टिजिनल अंग नहीं है? बताइए। देखिए ऐसे प्रश्न जो है ना आपको उन्हें याद करना पड़ेगा। निक्टिटेगिंग परद, यह जो है एक अवशेषी अंग है। कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियां, यह भी एक अवशेषी है। और वर्मी फार्म अपेंडिक्स, यह भी एक अवशेषी अंग है। तो सामने वाले चपटे दांत जो है यह अवशेषी अंग नहीं है। अवशेषी अंग ऐसे मतलब जिनके न रहने से मानव शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। आप लोग इस फैक्ट को याद रखिएगा। आप इसे एक बार और देख के पढ़ लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है कहाँ पर? देखिए इसके लिए छोटा सा ट्रिक आप लोग याद रखिए। रानी लक्ष्मीबाई हमेशा अपने बेटे के साथ थी, तो बेटवा नदी पर यह परियोजना है। तो सही जवाब क्या बना? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यह सिर्फ उत्तर प्रदेश में है? जी नहीं, यह मध्य प्रदेश की भी परियोजना है। दोनों साथ मिलके हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? यह ललितपुर। आपको पता है ललितपुर में यह परियोजना है, और ललितपुर आपको पता है कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ जिला है। नेक्स्ट है, पित्त क्रांति संबंधित है। पित्त क्रांति मतलब क्या हुआ? पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से। खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति। मत्स्य जो है यह क्या होगा? ब्लू होगा। ब्लू अर्थात नीली क्रांति। दुग्ध उत्पादन ऑपरेशन फ्लड बोले या तो बोले श्वेत क्रांति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल्टिक राष्ट्र नहीं है? बताइए, एकदम प्रीवियस ईयर का हूबहू छपा हुआ प्रश्न है। बाल्टिक राष्ट्र इसमें से कौन सा नहीं है? तो आइए इसे मैप पे देख लेते हैं। आपको बता दें इसका जो है बाल्टिक राष्ट्र नाम क्यों पड़ा? तो देखिए यह बाल्टिक सागर के पास लगे होने की वजह से ऐसा हुआ है। यह देख रहे हैं बाल्टिक सागर है, और इसी से लगे हुए देश हैं। कौन सा है? लिथुआनिया, लातविया और इस्टोनिया। यही तीनों देश हैं जो बाल्टिक सागर के देश हैं। कई बार पूछा भी गया है, तो आप इसे याद रखिए। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा आपको बता दें, ए ला ली, ऐसा आप बोलेंगे कई बार तो आप आसानी से याद कर लेंगे। ए ला ली, यही तीन देश हैं। स्लोवाकिया इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो ऐसे कंप्यूटर जो हम लोगों के ज़िंदगी में
प्रयोग होंगे वही सबसे ज़्यादा प्रयोग होंगे। तो हम लोग कौन से कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं बताइए? पर्सनल कंप्यूटर। आपने पढ़ा होगा पर्सनल कंप्यूटर हम लोग प्रयोग करते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर किस कैटेगरी में आता है? तो माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? शक्ति पावर भी देता है और खाद भी देता है। तो ऐसा कौन है? बायोगैस संयंत्र है, आपको पता है गोबर गैस से बनता है। जो इसका वेस्ट निकलेगा वो खाद के रूप में जाएगा और जो गैस निकलेगी वो शक्ति के रूप में प्रयोग होगी। नेक्स्ट है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। बताइए, वह उसका वहन क्षमता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वहन क्षमता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है? बताइए, ग्रीन हाउस गैसें पूछा जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा जिम्मेदार है, ऐसा पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। इसके सिवा भी पूछा गया है कई बार कि जो है ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। तो आप याद रखिए, CO2 आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड हो गया NO2, उसके बाद फिर आप याद रखिए जलवाष्प भी इसके अंदर आता है, जलवाष्प। आप इस सभी को याद कर जाइए क्योंकि नहीं है जैसे ही प्रश्न आएगा ना आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर मीथेन आप याद रखिए, मीथेन CH4 जिसे बोलते हैं। उसके बाद फिर ओजोन आता है, ओजोन जिसे O3 से निरूपित करते हैं। तो इतने तो आप फैक्ट के रूप में याद कर जाइए, मैक्सिमम इन्हीं के बीच में से प्रश्न बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थान कहाँ पर अवस्थित है? बताइए, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो यह नरोरा में है। कहाँ पे है? नरोरा। अच्छा, नरोरा जो है ये है कहाँ पे? नरोरा यह बुलंदशहर में है। कहाँ पे है? बुलंदशहर में। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रीवियस ईयर का। 1989 में। कब? 1989 में। आप लोग इसे फैक्ट के रूप में याद रखिए। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। बताइए, कौन सा मुख्य लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का? तो आपको बता दें, धोबिया, सायरा, राई, तीन के तीनों प्रमुख लोक नृत्य हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ के हैं? तो आप इसे देखिए, धोबिया जो है धोबी जात के द्वारा किया जाता है, धोबी जाति। अच्छा, धोबी जाति आपको पता है पूरे प्रदेश में है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह होगा। राई जो है यह बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा, बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अच्छा, कब किया जाता है ओकेशन पे? तो कृष्ण जन्माष्टमी के समय। सायरा जो है यह बुंदेलखंड के किसानों के द्वारा। यह कब है? यह बुंदेलखंड जो है किसान के द्वारा। और कब होता है? फसल की कटाई पर, फसल की कटाई पर। तो सही जवाब क्या बनेगा इसका? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, तीन के तीनों। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? बताइए, आपको पता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के जस्ट पहले कौन सी घटना घटी थी? 1919 में आया था क्या? रालेट एक्ट। और इस एक्ट का क्या प्रावधान था? बिना दलील बिना वकील सीधा गिरफ्तारी कर लो। और उसी के चक्कर में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था, किचलू को और सत्यपाल को। इन्हीं दोनों लोगों के विरोध प्रदर्शन में जलियांवाले बाग में सब लोग प्रदर्शन करने आए थे और वहीं पे जो है जनरल ओडायर के द्वारा गोली चलवा दी गई और कई हजारों लोगों की जान गई थी। तो सही जवाब क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एयरलाइंस गोल्ड कप का संबंध किससे है? पुराना जो है करंट अफेयर है, फिर भी फैक्ट के रूप में याद रखिए, ये फुटबॉल से संबंधित है, एयरलाइंस गोल्ड कप। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? लगभग शब्द लगा है, आप लोग जरूर बताइए कितना है? लगभग 48% है। कितना है? 48। और बहुत ईजी सा फैक्ट था। आप देखिए 50% तो लगभग नहीं ही है, 51% महिलाएं अधिक हो जाएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और 45% इतना गिरी हुई स्थिति भी नहीं है। तो आपको पता है सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ही लगाया जाएगा। मासमई गुफा में जियोरिसा मास्मैंसिस नामक एक सूक्ष्म घेघे की प्रजाति की खोज की गई है। यह गुफा किस राज्य में स्थित है? बताइए, तो यह गुफा जो है मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय के चेरापूंजी में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस तिथि को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया? आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना है? बताइए। तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना।
चलिए साथियों, इस प्रकार जो है 50 प्रश्नों की आज की श्रृंखला समाप्त हुई। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है यह भी कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।